जी, तो आज क्वेश्चंस करेंगे यार इस पे। मैं थ्योरी जो लास्ट क्लास में की थी ना, उसको आज क्वेश्चंस पूरा प्रैक्टिस करोगे और अब डिटेल में होगा पूरा ये। तो स्टार्ट करें डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पहले। इक्वेशंस थी ये वाली मिरर इक्वेशन, 1/u+1/v=1/f। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बिना किसी प्रूफ के हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहा था कि माइनस टाइम से v/u होगा। v को लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल वर्ड का मतलब होता है, लेटरल मैग्निफिकेशन में लेटरल वर्ड का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मिरर। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की एक्सिस के पैरेलल है तो वो हम लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन के नाम से करेंगे, और वो हम एक प्रॉब्लम में ही डिस्कस कर लेंगे। उसका कोई पहले से फॉर्मूला नहीं बता पाएंगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का मतलब होगा ऑब्जेक्ट और एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट और एक्सिस परपेंडिकुलर है। और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को ये भी एक तरीके से लिख सकते हो, f/f-u। ये फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन से ही आ जाएगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर हम u से मल्टीप्लाई कर दें तो u डिवाइडेड बाई u प्लस u डिवाइडेड बाई v इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाई f, मल्टीप्लाई करके। सो u बाई u 1 और u बाई v इस डेफिनेशन से u अपॉन v को सेकंड वाली डेफिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये -1/m बन जाएगा। और इधर की तरफ u बाई f, तो इसको जब रीएडजस्ट करोगे वापस तो 1/m की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस u बाई f। दैट मीन्स m इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाई f माइनस u। तो इसी फॉर्मूले को लिखा है कि मैग्निफिकेशन के इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करेंगे। सिंबल्स का मीनिंग क्लियर है। u v और f का क्या मतलब है। m मतलब रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज, दैट इज डेफिनेशन ऑफ द मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये तो फॉर्मूला वाला पार्ट हो गया है। नेक्स्ट, कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो आपका सभी लोग अनम्यूटेड हो, वॉइस से ही बात करेंगे, मैसेज के थ्रू बात नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशंस का एक रिवीजन देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशंस क्या हैं। तो देखिए, वैसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइन कन्वेंशंस हैं। स्पेशली अगर आप यूएस ऑथर की बुक्स पढ़ोगे तो यूएस वाले अलग कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि सेवरल साइन कन्वेंशंस हैं। आई मीन, अगर कोई यूनिवर्सिटी फिजिक्स या रेसनिक हॉलिडे को रेफर करोगे तो उनका उनका साइन कन्वेंशन अलग है। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं वो बता दें आपको कि वी विल यूज द फॉलोइंग वन। इसमें जितनी डिस्टेंसेस हैं वो पोल से मेजर की जाएंगी। इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी उसको ही पॉजिटिव मानेंगे। सो अगर इंसिडेंट रे राइट साइड जाएगा तो राइट साइड प्लस मानेंगे, इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड जाएगा तो लेफ्ट साइड प्लस मान लेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को। और ये कन्वेंशन मिरर के लिए भी है, प्लस आगे लेंसेज के लिए भी होगा। सेम कन्वेंशन फॉलो होता है। और जितनी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर हैं उनको पॉजिटिव, और जितनी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे हैं वो नेगेटिव। और हमारे इस कन्वेंशन के हिसाब से कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में लिखी जाएगी और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ को पॉजिटिव। इसको मैं फिर क्लियर कर दूं। यूएस ऑथर्स की बुक में कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ प्लस में लिया गया है और कॉन्वेक्स का माइनस में लिया गया है, क्योंकि उनका कन्वेंशन अपोजिट हमसे। तो अगर कोई क्वेश्चन आप उधर से लगा रहे हो ना, तो इसका ध्यान रखना, उनके साइन कन्वेंशन में और हमारे साइन कन्वेंशन में फर्क है। और जेई भी इसी कन्वेंशन के हिसाब से पूछेगा आपको, जो ये साइन कन्वेंशन है। दिस इज प्लस, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये आपके क्लास 10th का पार्ट है। रे ट्रेसिंग और इमेज फॉर्मेशन के, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट लोकेशंस पर कहाँ कहाँ इमेजेस बनती हैं। तो ये आप अपने आप देख सकते हो। लाइक, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो हम लोग कहते हैं कि इमेज जो होती है वो फोकस पॉइंट पर बनती है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में होने पर इमेज कहाँ पर बनती है। तो इसकी वर्किंग में आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। मल्टीपल केसेस हैं कॉनकेव मिरर के। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की पोजीशन और उसका नेचर, मतलब वो रियल है, इन्वर्टेड है, या किस टाइप का इमेज है। तो ये आप अपनी थोड़ा सा क्लास 10th वाली जो बुक है उससे देख सकते हो। रे ट्रेसिंग में वहां पर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर समझाया गया इसको, रे ट्रेसिंग के थ्रू। और ऐसे ही आप कॉन्वेक्स में भी देख सकते हो इसको। ईश्वर जी, इंडिया में जेई जेई आईआईटी का है बच्चा, वो इंडियन कन्वेंशन ही फॉलो करेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर के भी ऐसे केसेस हैं। इसमें दो ही केस होता है, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पर, और उसके अलावा बाकी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो आप। पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनती है, वर्चुअल, स्मॉलर एंड इरेक्ट। तो ये बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई मीन, ये रे ट्रेसिंग वाला कंसेप्ट, साइन कन्वेंशन, इक्वेशंस, बस इतने से आपके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं।
देखो, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द अदर साइड। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टार्ट करने के लिए इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सुनिए, तो एट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो जो चीज कैलकुलेट करनी है उसका कोई साइन कन्वेंशन नहीं होता। और इमेज मिरर से 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इमेज मिरर के दूसरे साइड पर है, इसका मतलब आप इमेज का साइन कन्वेंशन क्या रखोगे, दैट मीन्स वी के लिए जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। डिस्टेंस तो न्यूमेरिकल में दिया है 20 सेंटीमीटर है वो, बट वो -20 सेंटीमीटर है या फिर +20 सेंटीमीटर है। तो जो अभी हम लोगों ने कन्वेंशन यूज कर रखा है उसके हिसाब से रे तो हमेशा राइट साइड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि इमेज पॉजिटिव साइड पर v+20। अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओ, 1/v + 1/u = 1/f एंड चेक करके बता दें इससे क्या आंसर आ रहा है u का। जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करके -60। -60। तो माइनस में, हाँ, तो मतलब बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन लिया है, जस्ट फॉर्मूला मतलब ट्राई बॉल वाला क्वेश्चन है वार्म अप करने के लिए। मैच स्टार्ट करने से पहले 2-3 बॉलें खिलाई जाती है, ये उसी टाइप के क्वेश्चन है। u इज -60 सेंटीमीटर, और माइनस मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड पर रखा होगा, यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई है, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मेंशन है आपको। 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर है, और वो एक वर्चुअल इमेज बना रहा 4.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको समझो आप, पहली बात तो वर्चुअल इमेज है, 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है और 16 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, बट इसमें नेचर ऑफ मिरर तो आपको दिया नहीं है, तो नेचर ऑफ मिरर आप यहाँ से आइडेंटिफाई करोगे। अगर ये वर्चुअल इमेज है तो ये किस टाइप का होगा, तो इसमें आप एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का यूज कर सकते हो। मैग्निफिकेशन इज -v/u। अब इसमें क्या करेंगे, देखो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में साइज ऑफ इमेज 4.5 है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है, सो मैग्निफिकेशन दोनों का रेशियो होगा, तो 4.5 इमेज का साइज डिवाइडेड बाय 3.0 ऑब्जेक्ट का साइज। अब इसके आगे प्लस साइन लगाएंगे या माइनस साइन लगाएंगे, तो ये जो वर्चुअल इमेज बनती है मिरर्स में, ये इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं या फिर इरेक्ट इमेजेस बनती हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हो। वैसे आइडिया होना चाहिए आपको कि जहाँ जहाँ वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेजेस सर जब, इरेक्ट होती है। तो इरेक्ट होने का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे या फिर दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगे। वर्चुअल इमेज का मतलब यही होगा कि अगर ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से दोनों के साइज पॉजिटिव मानने पड़ेंगे आपको। तो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज पॉजिटिव है तो ये भी +4.5, ये भी +4+3, दैट इज मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v हमें पता नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है आपको 16। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी साइन कन्वेंशन में रखोगे तो वो -16। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो आप v की क्या वैल्यू बनती है, यहाँ से v की 24। है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद मिरर इक्वेशन लगा दो, 1/v + 1/u = 1/f, एंड इससे फिर आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करो कितनी बनती है। तो पहले वाले से v निकाल लेंगे, 24 बता रहे हो प्लस में ना, v + 24 आ रहा है, और फिर v की वैल्यू को यहाँ रखो, आई मीन 1/+24। फोकल लेंथ -48 है। हाँ जी, और u -16 में और 1/f फोकल लेंथ माइनस में आ रहा है, माइनस ऑफ कितना बता रहे हैं आप, अच्छा -48। 48 तो माइनस का मतलब ये कौन सा मिरर हुआ, अगर नेगेटिव फोकल लेंथ आ रही है तो कॉनकेव। कॉनकेव होगा, ठीक है ना। एंड पोजीशन ऑफ इमेज भी आ गया, v ऑलरेडी सॉल्व हो गया कि इमेज की पोजीशन 24 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, पॉजिटिव साइड पर। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, when an object is placed at a distance 0.6 centimeter from a convex spherical mirror, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0.6 मीटर, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है और मैग्निफिकेशन है 1/2 का। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट द मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3? तो अब इसमें ना हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का एक रिजल्ट पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन इज f डिवाइडेड बाई f माइनस u, इस रिजल्ट का यूज करने जा रहे हैं। पहली बात तो आप देखोगे ना, कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये भी देखो मैग्निफिकेशन का भी साइन होता है प्लस या माइनस का।
तो कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी एग्जांपल्स लोगे आप, हाँ प्लस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल इमेज आती है। तो जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा सेम साइड पर होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दोनों का साइज पॉजिटिव ही रखा जाएगा। तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रखोगे इस केस में। फर्स्ट केस में 1/2 कह रहे हैं तो हम मैग्निफिकेशन को पुट करेंगे +1/2। फोकल लेंथ पता नहीं इसकी कितनी है, तो f डिवाइडेड बाय, और फोकल लेंथ f माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0.6 मीटर है, यानी कि 60 सेंटीमीटर है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के आगे माइनस साइन का लगाओगे कन्वेंशन के हिसाब से। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में मैग्निफिकेशन 1/3 करना है, सो इट इज +1/3। अगेन फोकल लेंथ f डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब की बार u के आगे साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि u हमारा अननोन है इस बार, तो अननोन के आगे कभी कोई साइन यूज नहीं करोगे। अब आप इसमें से सॉल्व करिएगा। फर्स्ट वाले से f निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन से f की वैल्यू ले आनी है और उसको सेकंड में पुट करो, सेकंड वाले से u सॉल्व हो जाएगा आपका। देख लें क्या आंसर -120 ठीक है। सो -120 सेंटीमीटर। तो u एक्सपेक्टेड भी था माइनस में। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, भले आपको पता है कि u नेगेटिव होता है, फिर भी न्यूमेरिकल करते वक्त अननोन के आगे कभी साइन नहीं लगाओगे, भले आपको पता है कि u माइनस में आना है, तो आंसर में आने दीजिए उस माइनस को, पहले से माइनस प्रेडिक्ट नहीं करेंगे हम कभी। नेक्स्ट इसको देखें आप जरा। सन का डायमीटर कैपिटल D से डिफाइन किया गया, सबटेंड एन एंगल ऑफ Q। ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया, ये थीटा होना चाहिए था एक्चुअली, फॉन्ट मिसिंग है इसमें, तो थीटा होगा ये। एनीवे Q भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा रेडियंस एट द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ सन फॉर्म्ड बाय द मिरर इज। एक्चुअली ये Q मिसिंग हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया इसमें थोड़ा सा। कैसे करेंगे इसको, देखो कॉनकेव मिरर में तो यार जो ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, किसी भी प्लेनेट की बात कर लो, मून की बात कर लो, सन की बात कर लो, किसी स्टार की बात कर लो, इन सब की जो इमेजेस होती हैं वो बनेंगी कहाँ पर, अगर हम ग्राउंड से, अर्थ से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, हाँ फोकस पे नहीं, फोकल प्लेन कहते हैं आप उसको, फोकस पॉइंट होता है एक्चुअली। प्रैक्टिकल बात करूं तो हम लोग जब यहाँ से मिरर के थ्रू सन को देखते हैं या मून को देखते हैं तो हमें पॉइंट इमेज नहीं दिखता कभी। आप चाहे अपनी नॉर्मल आई से भी देखते हो, मतलब नॉर्मल आई का मतलब आपके आई में लेंस है, तो ह्यूमन आई में एक लेंस है, रात को जब आप देखते हो मून वगैरह को तो वो थोड़ा सा डिस्क टाइप का दिखता है, स्फीयर टाइप का, मतलब पॉइंट साइज नहीं दिखेगा आपको कभी भी, प्रैक्टिकल बात करिए तो ये क्या रीजन हो सकता है बेसिकली कि हम, ठीक है सन एट इन्फिनिटी मान सकते हो आप, सन के डिस्टेंस ज्यादा है तो उसको आप इन्फिनिटी पर मानेंगे, बट उसका रे डायग्राम कैसे बनाओगे, इन्फिनिटी से कुछ रेज मिरर के पोल पर जाएंगी, इन्फिनिटी से कुछ रेज मिरर के पोल पर जाएंगी और वो सिमेट्रिकली ही रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ से सिमेट्रिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे। तो रे डायग्राम ये दिखाओगे आप, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट रे पोल पर स्ट्राइक करेंगी उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर अल्फा है तो अल्फा एंगल पर वो रे रिफ्लेक्ट हुई। और दूसरी रे आप दिखा सकते हो फ्रॉम द सन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। और याद करिए जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है उसका रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रिट्रेस करती है, बात रिट्रेस करती है। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे 1 और यहाँ पर ग्रीन कलर से आप कह सकते हो कि ये रिफ्लेक्टेड रे 2। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर बन रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और ऐसे ही एक सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऊपर आएगा। तो एक्चुअल में जो इमेज बनेगी इसकी, ध्यान रखना है, एक्चुअल में आप जब इमेज इसके ड्रॉ करके दिखाओगे तो वो इमेज जो होगी वो एक साइज बनेगा यहाँ पर, मतलब इस पॉइंट पर इतना सर्कुलर साइज का होगा और ये उसका डायमीटर बनेगा दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बीच में। तो यही कैलकुलेट करना है आपको, इसको स्मॉल डी मान लो, ये कैलकुलेट करना है आपको, दिस इज डायमीटर ऑफ इमेज। सर हम लोग पहले पढ़ते थे सर कि तो हम लोग इन्फिनिटी से रेस लाते हैं सर, वो हम लोग पैरेलल रखते हैं। ये तो गलत बात है ना एक्चुअली। देखिए किसके पैरेलल, इन्फिनिटी से जो रेस आते हैं वो किसके पैरेलल लगते हैं, वो एक्सिस के पैरेलल नहीं, कहाँ लिखा है ऐसा, कहीं नहीं लिखा है, और लिखा है तो गलत लिखा है। इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं, लेकिन वो आपस में पैरेलल आती हैं भाई। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक्सिस, हाँ जी,
ये ऐसे दिखाते हो आप एक रे दिखाओगे इन्फिनिटी से यूं, तो अदर रेज भी उसके पैरेलल ही चलेंगी, ये होता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि एक्सिस के पैरेलल आती है, और अगर लिखा है तो मैं बता रहा हूँ कहीं गलत लिखा होगा आपका, ओके सर, ओके। है ना। ये और इसीलिए मिसलीडिंग है ये थोड़ा सा, इसीलिए ये क्वेश्चन मिसलीडिंग है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इन्फिनिटी से जो भी रेज आती हैं वो मिरर की एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम ग्राउंड पर मिरर को पलट दें, अच्छा सोचो, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, हम ग्राउंड पर मिरर को उल्टी कटोरी की तरीके से रख दो, छतरी की तरीके से, अब इसकी एक्सिस नीचे हो गई, तो क्या रे नीचे से आएंगी? अब आप सोच के देखो ना, क्या मिरर की, तो फिर तो हम मिरर का ओरिएंटेशन बदलते रहें और रे की ओरिएंटेशन बदलती रहेगी, यानी कि सनलाइट हमारे मिरर के हिसाब से चलेगी। इलॉजिकल नहीं लग रहा थोड़ा सा? यस सर। हाँ, और इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया है मैंने, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। एनीवे, आज तुम्हारा सारे कंफ्यूजन, मिरर वाले सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे आपके। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा सा वेट करना, पूरी क्लास का कंप्लीट लेक्चर है इस पे। एनीवे, डायमीटर ऑफ इमेज हम निकालो कैसे, तो डायमीटर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए आप थोड़ा सा रूल लगाएंगे। देखिए, ये जो इमेज बनेगा ये बनेगा फोकस पॉइंट पर ही, मतलब यहाँ पर मिरर का फोकस होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री फॉलो करोगे आप। यहाँ पर कोई एक ट्राइंगल ये वाला चूज कर लो, ये वाला ट्राइंगल, और इस वाले ट्राइंगल में आप tan अल्फा यूज कर लो, कितना बनेगा। तो tan अल्फा इन दिस ट्राइंगल विल बी, एक्चुअली जिसको मैं अल्फा कह रहा हूँ क्वेश्चन में उसको थीटा कहा गया है। थीटा कहा गया है, थीटा बाई 2 कहा गया, ये देख लो, थीटा बाय, है ना, जिसको मैंने अल्फा कहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सन सबटेंड्स एंगल थीटा, इसका मतलब ये 2 अल्फा की वैल्यू थीटा है, तो अल्फा की वैल्यू थीटा बाई 2 हो गई, इक्वल टू डायमीटर का हाफ ले लेंगे d बाई 2 और डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ। अब क्योंकि ये एंगल काफी स्मॉल होते हैं, तो tan थीटा बाई 2 को आप अप्रोक्सीमेटली थीटा बाई 2 भी कर सकते हो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में। तो tan थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 से रिप्लेस करो, अपना आंसर बताओ क्या बनेगा इसके हिसाब से फाइनली, स्मॉल डी की वैल्यू। इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, या कोई स्मॉल डी की वैल्यू निकालने के लिए? सर ए, ठीक है, ये क्यू नहीं है बच्चा, ये क्यू की जगह एक्चुअली थीटा है। एनीवे, तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, ये इसका डायमीटर बनेगा। ठीक है, सो इसका ध्यान रखना, आप जितने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे, आप अभी यहाँ पर पढ़ोगे, आगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है मेरे को, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जितने भी होंगे उनके रेज कभी भी, वो उनकी रेज म्यूचुअली पैरेलल है, बट मिरर की एक्सिस के पैरेलल कभी नहीं होते, लेंस की एक्सिस के पैरेलल कभी नहीं होंगे, म्यूचुअली पैरेलल होंगे वो सिर्फ। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया आपको ये चीज? यस सर। नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन जहां पर मैंने आपसे कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के थ्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को यूज करेंगे यहाँ पर, बट इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल ही करना है तुम्हें। देखो क्या करना है, थिन रॉड ऑफ फोकल लेंथ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 सॉरी इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। यानी कि इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको यहाँ पर एक मिरर ड्रॉ करना है, स्फेरिकल मिरर। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहे हैं ना कि अलोंग द एक्सिस रखा है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस नहीं रखा आपने इसको, इट इज अलोंग द एक्सिस। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर की एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पर पहली बात तो ये लॉन्गिट्यूडनल का केस हुआ। और अगर ये लॉन्गिट्यूडनल है तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि क्या नहीं करना है मेरे को। ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं काम करेगा, m - v/u काम नहीं करेगा, बिकॉज ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू एक्सिस रखा गया हो। यहाँ पर आपने इसको पैरेलल में रखा है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, फोकल लेंथ f, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर एक रॉड रखी गई है, इसकी एक्सिस के पैरेलल, रॉड की लेंथ डिफाइन करी गई है, f/3 है। और इसमें एक और बात कह रहे हैं, सच दैट द इमेज विच इज रियल elongated just touches the rod। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार आपका। देखिए, रॉड की लेंथ को f/3 कह रहे हो आप, ठीक है, मान लेते हैं रॉड जो है हमारा कुछ उसको इसमें ये क्या कह रहे हैं ना कि रॉड की जो इमेज है वो रॉड को टच कर रही है,
कॉनकेव मिरर में ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां पर कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे होते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ए और बी में से कोई एक पॉइंट ऐसा है जो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तभी उसकी इमेज रॉड को टच कर पाएगी। तो या तो ए वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है या फिर बी वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉइंट ए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है या फिर पॉइंट बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है? उसके लिए एक और लाइन दे रखी है आपको, इसकी इमेज एलोंगेटेड है। तो अगर आप ये मानते हो, देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ए सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम बी को सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते हैं, सपोज दैट बी इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पॉइंट ए सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हुआ। कहां बनती है उसकी इमेज? अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो कॉनकेव मिरर के केस में, तो उसका इमेज कहां पर लोकेट करते हो? सेंटर के बाद, सेंटर और फोकस के बीच में। सेंटर और फोकस के बीच में। और वो डिमिनिश्ड इमेज होती है या मैग्नीफाइड इमेज होती है? सोच के देखिए। सो डिमिनिश्ड यानी कि पॉइंट ए की इमेज सेंटर और फोकस के बीच में आएगी कहीं पर, और तब जो लेंथ ऑफ इमेज है वो छोटी होगी एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर बी सेंटर ऑफ कर्वेचर माना तो। और ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रियल और एलोंगेटेड यानी कि बड़ी इमेज बननी चाहिए। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया, यहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इसका मतलब बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं है। तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका मतलब पॉइंट ए होगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा, अगर ए पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो नाउ बी वाला पॉइंट सेंटर और फोकस के बीच में हो गया, और अब पॉइंट बी की जो इमेज बनेगी, पॉइंट बी की इमेज वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में और लार्ज इमेज बनेगी, यहां कहीं पर इमेज ऑफ बी आएगी। और ए वाले की इमेज तो यही से कोइंसाइड कर जाएगी बिकॉज ए वाला वहीं पर बन रहा। इसका मतलब टोटल इमेज आपकी ऐसे कुछ बनेगी, ऐसे। अब साइज ऑफ इमेज कितना होगा? तो साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए आप पॉइंट बी के लिए आप मिरर फॉर्मूला लगाओ, मतलब 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको अप्लाई करो फॉर इमेज ऑफ पॉइंट बी। तो कितना होगा? देखो, इमेज ऑफ पॉइंट बी के लिए अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो 1/v तो निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर वो कितना होगा फ्रॉम द पोल? तो पोल से बी तक का जो डिस्टेंस है, पोल से सेंटर तक का पूरा डिस्टेंस हमको पता है कि रेडियस होता है विच इज 2f, r इक्वल टू 2f, यानी कि और रॉड की लेंथ f/3 दे रखी गई है। इसका मतलब पॉइंट 2f minus f/3, तो ये हो गया 5f/3, यानी यहाँ पर 5f/3 और कन्वेंशन में माइनस इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर है तो बाय कन्वेंशन ये -f लिखेंगे। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे कि इमेज कहाँ पर बन रही है, मतलब दिस इमेज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी कितना बनेगा इसको सॉल्व करके। तो एक बार हेल्प करो, 1/-5f/3 और उधर 1/-f है, उसको उधर लेके जाएं अगर, तो क्या बनता है इसका आंसर? थोड़ा सा 5f/2, 5f/2 माइनस में माइनस तो -5/2। यस हम -5/2। तो इसका मतलब माइनस तो लेफ्ट साइड की वजह से, इसका मतलब जो पॉइंट बी की इमेज है वो पोल से 5f/2 लेफ्ट है, पोल से 5f/2 लेफ्ट। तो अब आप पता लगाओ साइज ऑफ इमेज कितना हुआ। फॉर्मूला नहीं है इसमें, ये इमेज साइज आप सब्ट्रैक्शन मेथड से लगाओगे। तो साइज ऑफ इमेज अगर मुझे कैलकुलेट करना हो फिर f/2, तो ये, हाँ, मतलब पॉइंट बी की इमेज जहां पर बन रही है और पॉइंट ए की इमेज जहां पर बन रही है, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो पॉइंट बी की इमेज बन रही है 5f/2 डिस्टेंस पे और पॉइंट ए की इमेज बन रही है 2f डिस्टेंस पे। तो ये टोटल बन जाएगा आपका f/2, यानी इमेज का साइज f/2, ऑब्जेक्ट का साइज f/3। तो मैग्निफिकेशन बाय डेफिनेशन आएगी, बाय फॉर्मूला नहीं आ सकता। यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, आप डेफिनेशन यूज करो। साइज ऑफ इमेज f/2 अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट f/3। अब एक और पॉइंट है, ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, इसका भी प्रॉब्लम है। इमेज का साइज f/2 और ऑब्जेक्ट का साइज f/3, लेकिन ये प्लस में या फिर माइनस में। तो क्या इसमें इन्वर्जन है इमेज का? इमेज का इन्वर्जन है। देखिए, ऑब्जेक्ट में पॉइंट बी
ए के Sir, राइट साइड, laterally inverted. लेटरली इन्वर्टेड नहीं बच्चा, ये लेटरल इन्वर्जन नहीं सर बोलेंगे, रियल इमेज बनना तो इन्वर्टेड तो है क्योंकि पॉइंट बी पॉइंट ए के राइट साइड पर था, लेकिन जब इमेज बनी है तो बी की इमेज ए के इमेज की लेफ्ट साइड है, मतलब ये इन्वर्जन है। मतलब अगर हम एक एरो बना देते, सपोज दैट ऐसे एरो बनाते, तो ये इमेज में ये एरो उल्टा दिखेगा आपको, इमेज में ये एरो इस तरफ दिखेगा, क्योंकि एरो अगर बी पे है तो बी की lateral inversion. लेटरल इन्वर्जन मिरर से होता है यार, ये लेटरल इन्वर्जन नहीं है। लेटरल वर्ड पहली बात है ही नहीं यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल है। तो इसका मतलब आप फाइनल आंसर जब देंगे तो उसमें एक माइनस साइन भी लगाओगे अपने आंसर में। अब इसका पूरा आंसर ये बनेगा माइनस ऑफ f/2 डिवाइडेड बाई f/3, दैट मींस कुल मिलाकर के -3/2 इसका आंसर बनेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं होता, मैं पहले बता दूं आपको। आपको ये करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक ये होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को एक्सिस के अलोंग रखा है, पैरेलल टू द एक्सिस रखा है, तो ऑब्जेक्ट की जो दो एंड पॉइंट्स होंगी, मतलब एंड पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी, दोनों एंड पॉइंट्स की अलग अलग इमेजेस ड्रॉ करिए, और फिर उन इमेजेस के बीच में कितना सेपरेशन है उसको साइज ऑफ इमेज कह सकते हो, एंड देन डेफिनेशन फॉलो करो, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उससे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे। पैरेलल वाले केसेस में, परपेंडिकुलर वाले केसेस में तो फॉर्मूला है, पैरेलल में वर्किंग है, फॉर्मूला नहीं है कोई। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट पे आइए। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज का कंसेप्ट है इस एग्जांपल में। ठीक है, इमेज की वेलोसिटी का कंसेप्ट लेने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स मिरर से, और इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज। क्या करना चाहिए देखो, तो इसकी मैं एक जनरल वर्किंग बता रहा हूँ आपको, और जनरल वर्किंग क्या होगी पहले वो समझो आप, फिर इस क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ डेटा पुट करना है मेरे को। जनरल वर्किंग में क्या होगा, 1/v प्लस 1/u, मिरर इक्वेशन जो है उसको 1/f कर दे, और इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/v² टाइम्स dv/dt, -1/u² टाइम्स du/dt, और एज्यूम कर रहे हैं कि फोकल लेंथ का टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सो ये 0, एज्यूमिंग दैट फोकल लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। और ये एक रियल एजम्पशन भी है, बिकॉज फोकल लेंथ किसी मिरर का टाइम के साथ बदलता नहीं है। बट न्यूमेरिकल बनाने वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई, आपको फोकल लेंथ फंक्शन ऑफ टाइम दे सकते हैं, तो न्यूमेरिकल बनाने में और रियल लाइफ में कुछ फर्क है। इसको जब आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा dv/dt इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v² डिवाइडेड बाय u² एंड देन du डिवाइडेड बाय dt। अब dv/dt को क्या कह सकते हैं और du/dt को क्या कह सकते हो आप, इन दोनों को क्या कहा जाए? व्हाट इज dv/dt एंड व्हाट इज du/dt? The dv/dt speed of image हो जाएगी, dv/dt speed of object हो जाएगा। हाँ, तो v है क्या इसमें, एक्चुअली v क्या है, अब बताओ ना, v को क्या कहा गया था? ये कौन सा डिस्टेंस है? Distance from pole. इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। तो क्योंकि ये डिस्टेंस मिरर के पोल से ली गई है, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज तो कहलाएगा, बिल्कुल सही है, बट दिस सर विद रिस्पेक्ट टू पोल, विथ रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ मिरर, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होगी, यानी मिरर के रिलेटिव। तो अगर मिरर मोशन नहीं कर रहा फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मिरर का मोशन होगा तो मिरर और इमेज की रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी ये। एंड सिमिलरली du/dt जब आप करोगे तो du/dt को लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम चीज, विथ रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ मिरर, दैट मींस विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। ये इसकी जनरल वर्किंग है। और उसके अलावा ये सब कुछ तब काम करेगा, ये पूरा कंसेप्ट आपका तब काम करेगा जब बॉडीज की मोशन एक्सिस के पैरेलल हो रही हो, दैट मींस फॉर मोशंस और वेलोसिटीज व्हिच आर पैरेलल टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस के लिए भी कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर तो फिलहाल एक्सिस के अलोंग ही है, इसलिए इसमें इस न्यूमेरिकल में तो आप फॉलो करो। अब इस न्यूमेरिकल में क्या क्या डेटा पुट करना है देखो आपको। तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर यानी u, सो u 30 नहीं रखेंगे, साइन कन्वेंशन से -30 रखोगे। इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, सो v। अब कितना होगा, जब अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो आप खुद याद करें, अगर ये मिरर कॉन्वेक्स है तो सब इमेज +10 हाँ, सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। अगर आपका साइन कन्वेंशन गड़बड़ हुआ तो आंसर शीट में साइन कन्वेंशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी, आई मीन
स्कोर मार्किंग स्कीम में कोई गड़बड़ नहीं होती है, वो प्लस माइनस बिल्कुल सही चलता है। तो u माइनस 30 सेंटीमीटर और v प्लस 10 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर इसको पुट करो, इस न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पुट करिए और क्या रिजल्ट आएगा देखो। तो dv बाई dt, अब इस क्वेश्चन में कहीं से, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि मिरर चल रहा है, तो हम मिरर को स्टेशनरी मानेंगे। दैट मीन्स कि हम एक तरीके से डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करेंगे और डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि मिरर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे कि मिरर स्टेशनरी है। सो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस टाइम्स, अब ये v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कितना बनेगा ये देखते हैं, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको, v की वैल्यू प्लस 10, u की वैल्यू माइनस 30 एंड इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय du बाई dt, जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकंड, देन इट इज 9। कितना आंसर आ जाएगा ये? So minus -1 क्या सर क्या मतलब हुआ माइनस साइन का? सर Minus- ऐसा केस नहीं हो सकता कि 9 जगह -9 पुट करना पड़ेगा। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि यही तो मतलब है कि इसका माइनस का मतलब क्या है, कि आप 9, ये जो डाउट आता है ना, इस तरीके के छोटे छोटे डाउट्स आएंगे क्वेश्चंस में, कि हम उसको 9 रखेंगे कि -9 रखेंगे, इस तरीके के डाउट्स क्वेश्चंस में आएंगे। तो उसी का मैं सिग्निफिकेंस कह रहा हूँ। देखो पहली बात इन्होंने स्पीड कही है, वेलोसिटी नहीं कही है, तो पहली बात तो हम इसको सिर्फ 9 रखेंगे। अब ये माइनस साइन आने का सिग्निफिकेंस क्या है आपका? देखो एक बात आपको समझ में नहीं आ रही कि जो du बाई dt है और जो dv बाई dt है, ये हमेशा अपोजिट साइन के आएंगे। बोले यस सर। क्योंकि एक माइनस साइन तो बाहर है ही, और v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर एक पॉजिटिव फैक्टर है, यहाँ पर तो पूरी पॉजिटिव वैल्यू चल रही है। तो इसका मतलब अगर du बाई dt माइनस में है तो dv बाई dt प्लस में है, और du बाई dt प्लस में है तो फिर dv बाई dt माइनस में है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये दोनों हमेशा अपोजिट साइन के आएंगे? मतलब ये ऑपोजिट साइड में की वेलोसिटी होगी। हाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट, मैं अगले पेज पर इसको लिखा हुआ है, समझा देता हूं आपको। ये है ऑब्जर्वेशंस, कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन राइट साइड होगा तो फिर इमेज का मोशन लेफ्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट की मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में हो रही होगी तो फिर इमेज की मोशन राइट साइड डायरेक्शन में होगी। और ये स्टेटमेंट कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए है, क्योंकि इस रिजल्ट में, यहाँ पर जो रिजल्ट आपके सामने बना हुआ है, इस रिजल्ट में कहीं पर फोकल लेंथ इन्वॉल्व नहीं है। तो चाहे पॉजिटिव फोकल लेंथ हो चाहे नेगेटिव फोकल लेंथ हो, मतलब चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये स्टेटमेंट दोनों के लिए ट्रू है। मिरर कॉनकेव है तब भी यही रिजल्ट है, मिरर कॉन्वेक्स है तब भी यही रिजल्ट है, क्योंकि फोकल लेंथ वाले फैक्टर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो रहा है। तो चाहे पॉजिटिव फोकल लेंथ रही हो चाहे नेगेटिव फोकल लेंथ रही हो, फर्क नहीं पड़ता। यानी dv बाई dt और du बाई dt हमेशा अपोजिट साइन के मिलेंगे आपको, हमेशा ही। तो इसका मतलब ये हुआ, सिग्निफिकेंस ये हुआ इसका, आप यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ो। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, एनी स्फेरिकल मिरर का मतलब ये हुआ कि चाहे वो आप कॉनकेव ले लें चाहे वो कॉन्वेक्स ले लें, एनी स्फेरिकल मिरर, एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स मिरर, then the image moves towards the left without regard for the side of the focal length at which the object is placed and whether the mirror is concave or convex। समझो इसको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे इसको। नेक्स्ट पेज पे इसको समझाता हूँ आपको। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लें और हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में यहाँ पर पोल होगा, मान लें मिरर के पोल को डिफाइन कर सकते हैं, फोकल लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर है, ऑब्जेक्ट एक्सिस पर है, लेकिन मैंने ऊपर दिखाया है डायग्राम समझने के लिए, बिकॉज उस ब्लैक कलर के ऊपर रेड कलर विजिबल नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड चल रहा होगा, तो पहली बात ये बताएं इसकी इमेज कहाँ पर बन रही होगी। अगर इसकी मोशन राइट साइड डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट लोकेशन देखो आप, ऑब्जेक्ट की लोकेशन सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है, तो सेंटर और फोकस के सेंटर ऑफ फोकस के बीच। हाँ, तो इसकी इमेज बनेगी सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। तो मैं इमेज के लिए अलग कलर यूज करूंगा। अच्छा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट और इमेजेस को एक्सिस के ऊपर नीचे दिखा रहा हूँ सिर्फ डायग्राम की क्लैरिटी के लिए। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑन द एक्सिस हैं, एक्सिस के ऊपर नीचे नहीं है, ये सिर्फ डायग्राम को क्लियर करने के लिए। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड होगा तो इमेज का मोशन लेफ्ट साइड होगा, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है।
और चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं रख लो आप, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को मान लो फोकस और सेंटर के बीच में रखते हो तब भी ये स्टेटमेंट होगा, तब भी यही बात आएगी, कुछ नया रिजल्ट नहीं बनने वाला आपके सामने। और ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बिना कैलकुलेशन के ऑप्शंस दिख जाते हैं कि अगर आप अपना ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में भी रख देना, बिटवीन द सेंटर एंड फोकस, यहाँ कहीं पर अपना ऑब्जेक्ट रखो और मान लिया वो राइट साइड चल रहा हो वी वेलोसिटी से, मोशन इस तरफ हो रहा हो, तो पहली बात तो इसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर जाकर के, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगी, और ये इमेज हमेशा लेफ्ट साइड जाएगी इधर। और तीसरा केस, अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख के देख लो तो भी यही केस होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं तब भी चेक कर सकते हो क्या रिजल्ट आएगा इसका। बट इसमें एक फर्क आएगा बच्चे, देखो इसमें एक फर्क ये आएगा, पोल फोकस और सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है बिटवीन द पोल एंड फोकस और ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो तो इसकी इमेज मिरर के दूसरे साइड हो जाती है। फिर पोल और फोकस के बीच में अगर आप कॉन्केव मिरर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इरेक्ट होती है, लेकिन चलेगा वो लेफ्ट साइड ही, चलेगा वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट ही। बोलो स्टेटमेंट सही क्लियर हुआ आपका? Yes. यस ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं अगर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम करूंगा तो आपको लैंग्वेज में ही फंसा दूंगा। फर्स्ट लैंग्वेज सुनिएगा, स्टेटमेंट सही है कि गलत है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स मिरर, इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर, इज इट राइट? False. False. सर डिपेंड करता है सर। सर अगर सर नहीं सर, अगर मिरर आपने बोला ना सर, तो फिर अगर पोल और फोकस के बीच में रख दिया तो इमेज मिरर के अवे नहीं जा रही, वो तो पास ही आ रही है। मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सर मैं भी ट्रू, मैं भी फॉल्स। भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑप्शन है भाई, ये आपको ऑप्शन चूज करने को दे रहा हूं मैं, इसको आपकी पॉसिबिलिटी डिस्कस थोड़ी कर रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन है तो ये सेलेक्ट नहीं कर पाओगे आप ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग इस माइनस का मतलब यही निकालते हैं, कुछ लोग इस माइनस का मतलब ये निकालते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा तो इमेज मिरर से दूर जाएगा, ये मतलब निकालते हैं माइनस साइन का। और मैं ये समझा रहा हूं इसका ये मतलब नहीं है, टुवर्ड्स और अवे का मतलब नहीं है, इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि ऑब्जेक्ट के मूव करने की डायरेक्शन और इमेज के मूव करने की डायरेक्शन अपोजिट है। टुवर्ड्स मिरर होगा ऐसा कहां लिखा है? जस्ट मिरर बोला, स्फेरिकल मिरर नहीं। अब मारेंगे ना भी सर, ठीक है अगली बार बोलूंगा, रुको। तो ये इसका मीनिंग ध्यान रखना आपका कि ये कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन में, ये सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन होगा -1 मीटर पर सेकंड का। इस स्टेटमेंट को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, आगे के किसी न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को, डायरेक्शंस को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है इसमें, देखो कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के काफी क्लोज आ जाए, जैसे इसमें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काफी ज्यादा था, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने दे रखा है -30, अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से टेंडिंग टू 0 कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा? अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप टेंडिंग टू 0 ले लें तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए इसी क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन लिखी गई है, अगर यहाँ पर u को टेंडिंग टू 0 करो क्या रिजल्ट बनेगा? देखो कोई आइडिया लग रहा है आपको कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेंडिंग टू 0 का केस लिया जाए? देखिए इफ u टेंडिंग टू 0 यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर के काफी ज्यादा क्लोज आ जाए, तो पहली बात आप मिरर इक्वेशन से चेक करो v कितना आएगा, यहाँ से आप चेक करके बताओ v कितना आएगा। अगर u टेंडिंग टू 0 कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ v कितनी आएगी फॉर्मूले से, और वैसे लॉजिकल तरीके से भी देख सकते हो। आप एक स्फेरिकल मिरर के काफी क्लोज आ जाओ तो मैथ लगाओ चाहे फिजिक्स लगाओ, दोनों में से जो आपको समझ में आए वो लगा लेना। पोल और इसके बहुत ही नजदीक अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए जिसमें ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाए, u टेंडिंग टू 0, तो होगा क्या कि जो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, और हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को मान सकते हैं ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वैल्यू होगी वो। और इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर किसी मिरर का आप कह रहे हो तो बेसिकली उसको हम स्फेरिकल मिरर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, उसको आप ट्रीट करोगे एज अ प्लेन मिरर क्वेश्चन। सो u टेंडिंग टू 0 चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, u टेंडिंग टू 0 में 1/u की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। अगर मैथ के थ्रू करना चाहो तो भी आएगा, 1/u हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, और जब 1/u इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/v भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, बिकॉज 1/v इज 1/f - 1/u, और 1/f एक फाइनाइट वैल्यू है,
1/u इनफाइनाइट वैल्यू है, सो फाइनाइट माइनस इनफाइनाइट यानी 1/v ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स v ऑल्सो टेंड्स टू 0. तो u0 v भी 0 एक्सपेक्टेड भी था. ऑब्जेक्ट मिरर के काफी क्लोज, दैट मीन्स मिरर इज अ प्लेन, मतलब कैन बी कंसिडर्ड लाइक अ प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट मिरर की इधर की तरफ है लेफ्ट साइड, तो इमेज उतनी ही डिस्टेंस राइट साइड बन जाएगी फिर, सिमिलर टू द प्लेन मिरर. और ये मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर. इन द लिमिट ऑफ u टेंडिंग टू 0, the velocity of image is opposite to the velocity of object, as very close to the mirror looks like a plane mirror, and the image is as far behind the mirror as the object is in front of mirror. Property of plane mirror use कर रहे हो, and both the object and image move with the same speed. इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, HCV का क्वेश्चन है. बताता हूँ आपको कौन सा क्या क्वेश्चन था. उनका एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, बट उनका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था. उन्होंने एक गन बनाई. उन्होंने कहा कि एक गन है और स्फेरिकल मिरर उसमें लगा हुआ है. गन फिटेड विथ मिरर, स्फेरिकल मिरर, और गन का मास भी दे रखा है कैपिटल M. और उससे इन्होंने कहा एक स्मॉल m मास का बुलेट फायर किया गया विथ स्पीड ऑफ u. कुछ भी स्पीड मान लो उसकी, कुछ एक स्पीड दी गई है उस क्वेश्चन में, है ना. u नहीं मानेंगे, u से कुछ और डिनोट करेंगे. तो स्पीड को हम v0 मान लेते हैं, v0 मीटर पर सेकंड. तो ये मैकेनिक्स का भी कंसेप्ट लगाओगे कि गन से अगर बुलेट फायर होगी तो गन का एक रिकॉइल आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. अगर बुलेट फायर करते हैं तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा. उनका क्वेश्चन था व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज जस्ट आफ्टर द फायरिंग. ये क्वेश्चन है, जस्ट आफ्टर द फायरिंग ऑफ बुलेट. बुलेट की इमेज पूछ रहा हूँ क्या चीज? सर, बुलेट की इमेज पूछ जा रही है. तो बुलेट की ही बनेगी, और किसकी बनेगी? बुलेट फायर करेंगे तो उसी की इमेज बनेगी. तो देखिए, पहली बात, जस्ट आफ्टर फायरिंग, और फायर किया गया है उसके पोल से, मिरर की पोल से बुलेट को फायर किया गया है. तो जस्ट आफ्टर में वो बुलेट मिरर की पोल के काफी क्लोज होगा. तो आप इसको स्फेरिकल मिरर कंसीडर ना करिए, प्लेन मिरर की तरह. प्लेन मिरर कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन में. तो यानी ये क्वेश्चन जस्ट लाइक अ प्लेन मिरर बना. ये क्वेश्चन जस्ट लाइक प्लेन मिरर बनेगा. तो इसमें कंसेप्ट क्या लगाओगे? देखो, अगर ये प्लेन मिरर टाइप क्वेश्चन बन जाएगा और इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो u v0 वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन इसमें मैकेनिक्स भी फॉलो होगी. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालोगे आप इसमें, और रिकॉइल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर कैलकुलेट करोगे तो ये m v0 डिवाइडेड बाय कैपिटल M, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 रहा होगा. फायरिंग से पहले इनिशियल मोमेंटम 0, फायरिंग के बाद का मोमेंटम निकालोगे तो m इंटू v0 बुलेट का मोमेंटम होगा, और माइनस m इंटू वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल करेंगे तो वो गन का मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे, ये आंसर आएगा. यानी मिरर भी मोशन में है और ऑब्जेक्ट भी मोशन में है. तो जब मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों ही मोशंस में हो जाएंगे तो इसकी जो इमेज होगी उसकी क्या वेलोसिटी बनेगी. तो अब इसको देखिए आप, इमेज की वेलोसिटी. ये प्लेन मिरर का क्वेश्चन बन गया अभी. हालांकि आप चाहो तो बिना प्लेन मिरर के भी यूज कर सकते हो, विदाउट प्लेन मिरर भी यूज कर सकते हो, जो हमारा कंसेप्ट था अभी. तो वो ये कंसेप्ट कहता है ये वाला, dv by dt इज माइनस टाइम्स v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. लेकिन v और u दोनों की v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज 1. और dv by dt का मतलब इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिलेटिव, और du by dt का मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिलेटिव, और एक माइनस साइन और लगेगा इसमें. तो अब अपने अपने कंसेप्ट लोग लगाते हैं. आप बताओ कैसे लगाओगे. तो यहां पर ये कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर रिलेटिव वेलोसिटी इज माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर रिलेटिव वेलोसिटी. सो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस मिरर की वेलोसिटी. अब मिरर की वेलोसिटी लेफ्ट साइड है, मैं ये मान लेता हूं कि लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू है और राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू है. अब ये कन्वेंशन आप वेक्टर वाला कन्वेंशन लगा रहे हो कि लेफ्ट साइड की वेक्टर को माइनस और राइट साइड के वेक्टर को प्लस. तो मिरर की वेलोसिटी लिखेंगे हम यहाँ पर माइनस m v0 डिवाइडेड बाई कैपिटल M एज पर द वेक्टर साइन कन्वेंशन, माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को लिखेंगे v0,
और फिर मिरर की वेलोसिटी, तो माइनस और मिरर की वेलोसिटी पहले ही माइनस में आएगी, तो यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, प्लस एम वी नॉट अपॉन कैपिटल एम, और यहाँ से कैलकुलेट करोगे कि इमेज की क्या वेलोसिटी आएगी। क्लियर हुआ ये चीज? बोलो। ये इक्वेशन जो बनाई है ना, ये इक्वेशन स्फेरिकल मिरर वाली ही इक्वेशन है, कोई अलग से इक्वेशन नहीं लाई है मैंने, ये वहीं से इक्वेशन लाए हैं, यहाँ से इस माइनस को यूज किया, और v और u दोनों की वैल्यू बराबर बराबर आएगी, क्योंकि प्लेन मिरर लगेगा। जब प्लेन मिरर बन गया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, तो v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो गया 1, तो dv बाई dt इज माइनस टाइम्स du बाई dt, और dv बाई dt का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ मिरर, यानी रिलेटिव वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ मिरर, यानी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी, और साथ में एक माइनस साइन यहाँ पर, सिर्फ ये कंसेप्ट वहां पर यूज किया गया है। तो ये जो माइनस आ रहा है ना फॉर्मूले में, इसकी सिग्निफिकेंस है। अच्छा, प्लस साथ में मैं ये भी कह रहा हूं आपसे कि ये सब कुछ तब काम करेगा जब बॉडी का मोशन पैरेलल टू एक्सिस हो और ऑब्जेक्ट भी एक्सिस के ऊपर ही हो। अब आप इसका एक और स्टेटमेंट सुनना, एक और प्रॉब्लम आती है इसमें, इस कंसेप्ट में अगर केयरफुली ना चला जाए तो दिक्कतें कितनी है देखो। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सिस। अब क्या करेंगे, रिजल्ट देखो कैसे इसका मोशन दिखाओगे आप। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सिस लेकिन मोशन पैरेलल टू एक्सिस है, क्या रिजल्ट आएगा देखना। तो यार इसको इसका पोल मान लेते हैं, यहाँ फोकस मान लेते हैं, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंप्लिसिटी के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ पर 20 सेंटीमीटर डिफाइन करते हैं। एंड सपोज दैट ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर के बीच में है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऑफ द एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसकी हाइट मेंशन्ड है, ये हाइट इसकी जो है वो करीब 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर जा रहा है, टुवर्ड्स मिरर जा रहा है विद सम स्पीड सपोज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट्स वगैरह का बाद में देख लेंगे, बट कंसेप्ट समझो आप। और आपसे कहा जाए कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या लॉजिक लगाएंगे इसमें? फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ इमेज में आप लॉजिक क्या लगाओगे देखो। तो देखिए इसमें इमेज 2 डायरेक्शंस में चलेगी। अब आप पूछो 2 डायरेक्शंस में क्यों जाएगी, अगर उसका कंसेप्ट ढूंढना चाहोगे कि इमेज 2 डायमेंशनल मोशन क्यों करेगी इस क्वेश्चन में। देखो पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में हो और आप कॉनकेव मिरर को डील कर रहे हो, तो पहले तो आप ये रिजल्ट याद करो, ये जो इमेज ट्रेसिंग्स होती है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखते हो आप कभी भी, ये केस बिटवीन द सेंटर एंड फोकस, तो याद करिए इमेज जो बनती है वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में जाके बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है और बड़ी इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज। मतलब उस रूल को फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से यहां पर क्या बनने वाला है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर से और इन्फिनिटी के बीच में कहीं बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी इन्वर्टेड इमेज होने की वजह से। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और जितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट है उससे ज्यादा डिस्टेंस इमेज का होगा यहाँ पर मैग्निफिकेशन के हिसाब से। और इमेज की वेलोसिटी होगी किस तरफ, तो एक तो मेरे को ऑब्वियस है, एक तो मेरे कंसेप्ट अभी समझ गया कि अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड मोशन करेगा तो इमेज लेफ्ट साइड मोशन करेगा, ये तो कन्फर्म है कि इमेज का मोशन लेफ्ट साइड डायरेक्शन में तो होगा ही होगा। लेकिन इमेज का एक मोशन और होगा, क्यों होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जाएगा साइज ऑफ इमेज बढ़ता जाता है। आप याद करो सेंटर पर जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज का साइज क्या रहता है, याद करिए। अगर आप एक ऑब्जेक्ट सेंटर पे लें, इक्वल, जितनी साइज सेम उतनी साइज का इमेज दिखाते हो, और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सेंटर से फोकस की तरफ शिफ्ट कर देते हो, ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ शिफ्ट करो तो इमेज इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट कर गई, लेकिन साइज उसका बड़ा हो गया। यानी कि इस इमेज में एक डाउनवर्ड वेलोसिटी भी आएगी, एक लेफ्ट वेलोसिटी आएगी और एक डाउनवर्ड वेलोसिटी आएगी। क्योंकि ये जो हाइट ऑफ इमेज है ना एच आई, जिसको आप एच आई कह रहे हो, और ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एच ओ, इसका कंसेप्ट समझो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहता है एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इज माइनस वी डिवाइडेड बाई यू, ये फॉर्मूला कहता है।
HO तो कांस्टेंट है, लेकिन V वेरिएबल है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा U बदलेगा, V बदलेगा। तो जब U और V वेरिएबल्स हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है बट हाइट ऑफ इमेज वेरी करेगी। तो ऐसे में क्या करेंगे, देखो इमेज की दो वेलोसिटीज होंगी, तो एक वेलोसिटी को V पैरेलल टू एक्सिस से डिनोट कर रहे हैं और एक वेलोसिटी को V परपेंडिकुलर टू एक्सिस से डिनोट कर रहे हैं। तो जो वेलोसिटी पैरेलल वाली है उसके लिए तो आपका यही फॉर्मूला चलेगा, dv by dt इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स v स्क्वायर बाई u स्क्वायर टाइम्स du by dt। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। बट ये फॉर्मूला फिर वो बोल रहा हूं आपसे, दिस इज फॉर वेलोसिटीज विच आर पैरेलल टू द एक्सिस। तो इसको लगाते हैं, इस कंसेप्ट को लगाते हैं पहले। उसके पहले u और v सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, जो ऑब्जेक्ट है सपोज दैट वो 30 सेंटीमीटर पे दे दिया आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया है, तो पहले मिरर वाली इक्वेशन यूज करो, 1/v प्लस 1/u। तो u हम रखेंगे -30 एंड फोकल लेंथ कॉनकेव है -20। तो पहले यहाँ से v सॉल्व कर लो कितना आएगा, ठीक है। और वो सॉल्व क्या करोगे, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, 1/30 माइनस 1/20 -60 -60 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, हम देखो क्या रिजल्ट बनेगा, इक्वल टू माइनस v की जगह -60 डिवाइडेड बाई u की जगह -30 उसका स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी du बाई dt का मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और लेफ्ट साइड पर आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल वाली आएगी, पैरेलल वेलोसिटी ऑफ इमेज 16 आ जाएगा आई थिंक, मेरे ख्याल से ही ना, -16। माइनस का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। बोले ये बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज में जो पैरेलल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, एक्सिस के पैरेलल वाली वेलोसिटी, उसका कैलकुलेशन करके 16 आ रहा आंसर ये। Yes, sir. ठीक, लेकिन इमेज में एक और वेलोसिटी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको कैसे निकालेंगे? तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए आप मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स v अपॉन u, और माइनस साइन अलग से है यहाँ पर। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्सिस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालने के लिए मैग्निफिकेशन वाले रिजल्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, और एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी निकालने के लिए u और v वाले रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, पैरेलल टू द एक्सिस जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट होती है uv रिलेशन को डिफरेंशिएट करके, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस की वेलोसिटी कैलकुलेट होती है मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके। अब अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो dhi बाई dt माइनस HO, HO कांस्टेंट है, इस न्यूमेरिकल में HO कांस्टेंट है। v बाई u को आप डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्वेश्चन टूल से करोगे, तो यहाँ पर u स्क्वायर टाइम्स u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v u dv बाई dt माइनस v और du बाय dt। माइनस ही आता है ना इसमें बीच में यार, फॉर्मूले में थोड़ा सा सही है। यस सर। अब आप सारा डेटा एंटर करो, सबकी वैल्यू एंटर करो। dv बाई dt आप कैलकुलेट कर चुके हो, dv बाई dt ये निकाला है, dv बाई dt वही है, dv बाई dt का मतलब वेलोसिटी पैरेलल वाली। तो dv बाई dt हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। du बाई dt ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो एक्सिस के पैरेलल है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है वो। u कितना है, v कितना है, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है, u -20 v -30। ho कितना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब ये सारा डेटा एंटर करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि dhi बाई dt की क्या वैल्यू आ रही है, सबका कैलकुलेशंस करने के बाद, क्योंकि इसके अंदर जितने भी टर्म्स अपीयर हो रहे हैं उन सब की न्यूमेरिक वैल्यूज हैं यहाँ पर। u की न्यूमेरिक वैल्यू -20, dv बाई dt की न्यूमेरिक वैल्यू -16, du बाई dt की न्यूमेरिकल वैल्यू 4, v की न्यूमेरिकल वैल्यू -30, ho की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो अगर आप कर पाए हो तो बता दो कितना आ रहा है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू करने के बाद। -7 नहीं 0.8 0.8। साइन भी बताओ ना, प्लस माइनस क्या आ रहा है वो, क्योंकि बाहर एक माइनस भी तो लगा है ना, आपको इसमें ध्यान देना ऑप्टिक्स में यार। या छोड़ देते हैं फिर इसको, आप देख लेना क्या आंसर आ रहा है। HO की वैल्यू क्या है? सर प्लस आएगा, प्लस में कितना,
0.8. अच्छा 0.8 आ रहा है, ये कंफर्म हो आप? नो सर, माइनस 0.8. माइनस में आ रहा है ऐसा सर। माइनस 0.8 आएगा. ऐसा माइनस में माइनस. तो चलिए माइनस में मतलब डाउनवर्ड मोशन है, वो एक्सपेक्टेड भी था डाउनवर्ड मोशन होना, वो एक्सपेक्टेड भी था माइनस में। तो कुल मिलाकर के इमेज के पास दो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के। इमेज के पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट वेलोसिटी का मिरर की एक्सिस के पैरेलल लेफ्ट साइड 16 सेंटीमीटर पर सेकंड, और एक कंपोनेंट वेलोसिटी का मिरर की एक्सिस के परपेंडिकुलर 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब आगे इसका वेक्टर लगाओगे, इन दोनों का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट लगा के फिर आप बता सकते हो कि इमेज की फाइनल स्पीड क्या बनेगी। सो ये बड़ा डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सिस और ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस में फर्क है। एक्चुअली जब ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस होता है, ऑफ द एक्सिस की जगह ऑन द एक्सिस, इसीलिए मैं पिछले बार आपको ये बार बार ये कह रहा था यहाँ पर कि डायग्राम्स भले मैं ऊपर नीचे करके बना रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट और इमेजेस एक्सिस के ऊपर लिए थे मैंने। अगर ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब पॉइंट ओ जो है वो ऑन द एक्सिस हुआ, तो एचओ 0 हो जाएगा, और जब ये एचओ 0 हो जाएगा तो पूरा dhi/dt 0 आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया आपको ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है, एक और केस दिखाता हूँ आपको, इसमें वेलोसिटी वाले न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा ध्यान देना। ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस है, ऑफ द एक्सिस की जगह ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस। अच्छा, मैं इतना डिटेल्ड में इसको लेके चल रहा हूँ, आप सिमिलर कंसेप्ट लेंस में लगा सकते हो, बस लेंस का फॉर्मूला बदल जाएगा। मिरर में 1/v + 1/u = 1/f करोगे, लेंस की इक्वेशन अलग है, 1/v - 1/u = 1/f। वर्किंग कंसेप्ट सेम रहेंगे आपके, जस्ट फॉर्मूले का फर्क है। ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस एंड मोशन एट सम एंगल, ये केस लेते हैं। मतलब कि सिचुएशन कुछ ये बन गई, ऑब्जेक्ट अभी भी मिरर के एक्सिस पर ही है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है। बहुत सारे केसेस बनते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला नहीं बता सकते आप कोई पहले से कि एक रेडीमेड फॉर्मूला बता दो, नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल में हमको करना ही पड़ेगा सॉल्व इसे। तो एक बार मैं फिर वही डेटा यूज करने जा रहा हूँ। मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा सर्कल दिखा देता हूँ आपको, जब डायग्राम दिखे आपको, विजिबिलिटी रहे आपको डायग्राम की, इसके लिए। तो ऑब्जेक्ट हमने ये माना है कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है, वापस उसी डेटा को यूज कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन टाइम हमारा बच जाए। फोकल लेंथ 20, तो इसका v ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हो, सेम डेटा यूज कर सकते हो। इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सिस से किसी एंगल पर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी किसी एंगल पर है, और मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और सिंप्लिसिटी के लिए मैं इस एंगल को भी 37 डिग्री मानता हूँ, जिसकी वैल्यूज पता होती है आपको। सर ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी कोई केस नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछी गई है आपसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या बनेगी इस क्वेश्चन में। तो पहली बात तो आपको ये बताओ कि इमेज बनेगी कहाँ पर। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इमेज होगी कहाँ। इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, कहाँ पर बनेगी इमेज इसकी। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ है, सर बिटवीन इंफिनिटी एंड Beyond सेंटर सी के बीच में। ठीक। तो सी और इन्फिनिटी के बीच में इमेज दिखाओगे, ठीक। अब यहाँ पर जो आप इमेज दिखाएंगे इसका मोशन किस तरफ होगा। तो देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मिरर की तरफ जा रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि इमेज की एक वेलोसिटी लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जाएगी। मैं बार बार जब इसको ऑब्वियस कहता हूं ना, तो ये इसलिए कहता हूं ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बिना कैलकुलेशन के आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लो, सिर्फ डायरेक्शन देख करके। और दूसरा किधर होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, यानी ग्रेजुअली ये ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर जाएगा, ग्रेजुअली ये ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर जाएगा। तो जो उसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी वो एक्सिस के नीचे जाएगी। फिर उस लॉजिक से इसकी एक दूसरी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। इमेज की दो वेलोसिटीज आएंगी। अब इसमें एक वेलोसिटी जो एक्सिस के पैरेलल है और एक वेलोसिटी जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये दो वेलोसिटीज आएंगी, पैरेलल और परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. और मैं फिर बोल रहा हूँ, पैरेलल वाली वेलोसिटी आप
यूवी रिलेशन को डिफरेंशिएट करके लाओगे, पैरेलल वाला यूवी रिलेशन को डिफरेंशिएट करके, और परपेंडिकुलर वाला मैग्निफिकेशन के रिलेशन को डिफरेंशिएट करके लाएंगे। तो एक डिफरेंशिएशन क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, मतलब वी पैरेलल को फाइंड आउट करने के लिए हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन एक बार कर चुके हैं, तो उसको हम बार बार यूज करेंगे। dv by dt इज माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर टाइम्स du by dt, और यू वी ये सब निकाल चुके हो। यू इसके अंदर -30 है, फोकल लेंथ इसकी -20 है, और v इसका पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, फिर से कैलकुलेट कर सकते हो, -60 आ रहा था वो। du by dt कितना है? तो du by dt का मतलब ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो मिरर के पैरेलल है, यानी du by dt का मतलब 10 सेंटीमीटर पर सेकंड का एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, तो वो 10 cos 37 डिग्री, हाँ जी, 3/5 8 आएगा, 8 होगा। 8 आएगा, cos 37 है वो। तो अब ये सारा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, v की वैल्यू, u की वैल्यू, du by dt की वैल्यू -32 -32, यानी कि v पैरेलल इज -32 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो एक वेलोसिटी तो आ गई। अब आएंगे v परपेंडिकुलर वाला कितना होगा। तो v परपेंडिकुलर को निकालने के लिए फिर से आप hi इक्वल टू ho माइनस भूल जाते हैं बार बार, और v बाई u, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब की बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dhi बाई dt इक्वल टू, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखिएगा। देखो इसमें एक बार तो आप क्या करेंगे, माइनस वी बाई यू को अलग कर दीजिए इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एचओ। इस बार एचओ वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगी। एचओ क्यों वेरिएबल क्वांटिटी होगी? कि जो ऑब्जेक्ट है, आपको समझ में आ रहा है कि एचओ वेरिएबल क्वांटिटी क्यों ली है मैंने यहाँ पर? यस Yes, सर sir. ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट थोड़ी देर बाद इस एक्सिस के ऊपर होगा। अभी वो ऑन द एक्सिस है, लेकिन अगले मूवमेंट पर वो एक्सिस के ऊपर हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम ऑब्जेक्ट की हाइट बदल रही है, इसलिए एचओ वेरिएबल माना है हमने। ठीक है, प्लस माइनस एचओ को अलग कर दे और डिफरेंशिएशन ऑफ वी बाई यू, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो आप, मतलब वी बाई यू को एक फंक्शन मान लो और माइनस एचओ को दूसरा फंक्शन मान लिया मैंने, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉलो किए। बट ये क्या है, हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। 0 हो जाएगा सेकंड। हाँ, तो जिस इस मूवमेंट के लिए, फॉर दिस मूवमेंट, जिस मूवमेंट पर आपका न्यूमेरिकल पूछ रहा है आपसे, तो न्यूमेरिकल मुझे उस मूवमेंट पर कैलकुलेट करना है जिस मूवमेंट पर ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस है। तो एचओ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो 0 है ना, बाद में इसकी वैल्यू आएगी, उससे हमें क्या मतलब? हमें तो प्रेजेंट वेलोसिटी से मतलब है, फ्यूचर में वेलोसिटी कितनी आएगी उससे कोई मतलब नहीं। तो आगे मुझे सेकंड टर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, पहला टर्म निकालेंगे। अब पहला टर्म कितना आएगा? तो माइनस, अब इसमें v और u, अब dho बाई dt क्या है? तो dho बाई dt का मतलब होगा, मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, dho बाई dt का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर साइड पर जाएगा, वो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा रिजॉल्व करने के बाद। तो माइनस v की वैल्यू -60, u की वैल्यू -30 और dho बाई dt की वैल्यू 6। अब ये पूरी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे -12 है ना? Yes, sir. यस सर यस सर। तो कुल मिला करके इमेज की पैरेलल वाली वेलोसिटी आई 32, इमेज की जो पैरेलल वेलोसिटी आ रही है वो 32 आ रही है, और इमेज की जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ रही है वो 12 आ रही है। अब लॉ ऑफ वेक्टर का यूज करोगे, इनका रिजल्टेंट लाओगे, एंड नेट वेलोसिटी इस इमेज की कैलकुलेट करी जाएगी, और उसका एंगल वगैरह भी निकाल सकते हो वेक्टर का यूज करके। तो ये सारा कंसेप्ट लगाओगे ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज को लेकर के, बहुत केयरफुल होना पड़ता है इसमें। और ये मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि मिरर्स के केसेस में या लेंसेज के केसेस में या फिर ऑप्टिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल में, जब आप वेलोसिटीज वाले न्यूमेरिकल को डील करेंगे, मतलब काइनेमेटिक्स जब आ जाएगा इसके अंदर, तो वेलोसिटी के हमेशा दो कंपोनेंट्स करके देखने पड़ते हैं, एक ऑप्टिकल डिवाइस की एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल डिवाइस की एक्सिस के परपेंडिकुलर। यूवी रिलेशन को डिफरेंशिएट करके पैरेलल वाली वेलोसिटी आती है, और मैग्निफिकेशन वाले रिलेशन को डिफरेंशिएट करके परपेंडिकुलर वेलोसिटी आती है। हम लोग इसका एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला इसलिए नहीं दे सकते कि जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है उसके कई सारे केसेस बन रहे हैं, कभी HO 0 बन जा रहा है, कभी HO 0 नहीं बनता है, कभी ये v बाई यू का डिफरेंशिएशन 0 हो जा रहा है। तो इसको हम न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल करके देखेंगे,
लेकिन ये dv बाई dt वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं। वो भी याद भी क्या करना है, वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन तो है नहीं कोई, ऐसा तो है नहीं कि बहुत टफ डिफरेंशिएशन है कि होगा नहीं हमसे उस टाइम पर। भैया 1/v + 1/u = 1/f, एक लाइन में डिफरेंशिएट करके आ जाएगा आंसर आपका। सो फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है इसमें, प्रोसेस को समझ लो, डिफरेंशिएशन करके हमारे आंसर्स आ जाएंगे वेलोसिटीज की। हो गया बात क्लियर आपका, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ये चीज? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट मूव करो कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए वेलोसिटीज के बाद कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। When the object is moved 12 cm towards a concave mirror, the real image moves out 25 cm to 75 cm. Find the radius of curvature. अब ये भी फॉर्मूला बेस है, आसानी से कर सकते हो। ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर लेके जाते हैं, तो जो रियल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर पे शिफ्ट कर जाती है। रेडियस निकालना है, तो फॉर्मूला देखो क्या होगा, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको, 1/v + 1/u। अब इसमें भी आप यही फॉर्मूला लगाइए। देखिए डिफरेंशिएशन करके क्या बना था मेरे पास, dv बाई dt इज -v² और du बाई dt, मतलब अगर हम dt को हटा दे तो ये हो सकता है, या फिर आप इसको चाहो तो सिंपल वे में भी कर सकते हो, क्यों नेसेसरली कॉम्प्लिकेट करें इसको, सिंपल वे में भी कर लो आप इसको। सिंपल इक्वेशंस बना लेते हैं। देखो क्या होगा, कॉनकेव मिरर में अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले u डिस्टेंस पे था, कहीं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कुछ आप मान लो u, तो क्या इक्वेशन लगाएंगे, पहले 1/v, पहले इमेज 75 सेंटीमीटर पे है, रियल इमेज है, तो -25 1/v + 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों ने u मान लिया है, -u = 1/फोकल लेंथ f। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर जब आप मिरर के पास लेकर के आओगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये माइनस, साइन कन्वेंशन की वजह से माइनस, लेकिन ज्योमेट्रिकली ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो u -12 लिख देंगे, और अब इमेज -75 रखेंगे = 1/f। अब ये दो इक्वेशन है साइमल्टेनियसली, इनको सॉल्व करिए u और v के लिए। इसको सिंपल रहने देते हैं, इसको ऐसे ही हो जाएगा, मिरर इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। कर लेंगे इसको आगे सॉल्व, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं ये दोनों। Yes. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आइए, देखिए क्या करेंगे। The diameter of the curved surface of concave mirror 6 cm. Parallel beam of light falls on it and the reflected beam outlines a patch of 50 cm in diameter on a wall 2 meter away from the mirror. What is the focal length of mirror? मतलब ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं, यहाँ कहीं पर मिरर कौन सा डायमीटर दिया है आपको समझ में आ रहा है? आपने क्वेश्चन पढ़ करके वो जो 6 सेंटीमीटर है वो किस चीज का डायमीटर है? हेलो सर। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं सर, आपकी आवाज चली गई। अच्छा बोलो भाई। देखिए पैरेलल, एक सेकेंड, parallel beam of light falls on it and reflected beam outlines a patch of 50 cm in a diameter on the wall 2 meter away from the mirror. जानते हो क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि मान लो मिरर से इधर पीछे की तरफ हमने कहीं पर एक वॉल लगाई, मिरर पर हमने पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराई, तो यहाँ कहीं पर मान लो एक पैरेलल लाइट आई, एक पैरेलल लाइट यहाँ कहीं पर आई, और ये लाइट्स मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद उस वॉल पर जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट करके ये इधर से रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा, और जब ये वॉल पर जा रहे हैं तो वॉल पर जो ये पैच बना रहे हैं, मतलब ये जो डायमीटर बन रहा है आपका वॉल के ऊपर, ये डायमीटर 50 सेंटीमीटर का दे रखा है आपको, 50 सेंटीमीटर। आया समझ में आपको? ये प्रॉब्लम समझ में आई इंसिडेंट रे वाली? मतलब Yes. आप बताओ क्या करें इसके आगे? भाई इतनी हिंट सफिशिएंट है। और ये जो वॉल है वो मिरर से 50 सेंटीमीटर पे है, ये भी दे रखा है आपको। ये वॉल मिरर से 50 नहीं
2 मीटर 2 मीटर, सॉरी वो गलत दिख 2 रहा मीटर। हाँ वो गलत दिख रहा था। 2 मीटर डिस्टेंस है इसका। क्या करेंगे इसमें अब? कुछ हिंट अगर आप लोग को लग रही है तो बताएं, अदरवाइज सॉल्व करें इसको। सर वो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं सर, वो फोकस हो जाएगा। सर उसके बाद हम लोग सर रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल से कंपेयर करके फोकल लेंथ निकालेंगे। ठीक है, मतलब इनका ये कहना है कि दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं ये पॉइंट फोकस का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ फोकस होना चाहिए। ये जो लाइन दे रहे हैं इसको समझो ना, डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 6 सेंटीमीटर। ये कौन सा डायमीटर है, कुछ आइडिया लग रहा है आपको ये, या नहीं लग रहा है इसका आइडिया कोई? सर ये अपर्चर है क्या सर? हाँ सर अपर्चर कह रहा है क्या? हम्म। सर कॉन्केव मिरर को सर अगर जो स्फेरिकल पार्ट का सर वो है, स्फेरिकल मिरर का सर जो स्फेयर का पार्ट है सर, जो उस स्फेयर की सर ये डायमीटर दी हुई है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं इसको कुल मिला करके यार, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है यस आपको। यस सर। सर चले आंसर बताएं फिर क्या होगा। आई मीन 2 मिनट का वेट लेगा, पानी पीना मुझे, आप बताएं सर क्या जहाँ होगा। पे दोनों इंसिडेंट रे सर, हाँ जी अब बताओ क्या कह रहे थे। सर दोनों इंसिडेंट रे जहाँ पे टकरा रही है सर मिरर पे, उन दोनों के एंड्स को अगर मिला देंगे सर वो 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वो नहीं होगा 6 सेंटीमीटर यार, देखो क्वेश्चन पढ़ो ना आपको। द डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर इज 6 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका डायमीटर कह रहे हैं आपसे, डायमीटर ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। इसको रेडियस ऑफ सर ये कर्वेचर उसकी सर उसकी अपर्चर हो जाएगी। अपर्चर है, मैं वही समझाना था। रेडियस ऑफ कर्वेचर में फर्क होता है, देखो एक्चुअली ये होता है, ये जो कर्व सरफेस होता है मिरर का, इसको अगर आप फ्रंट साइड से देखते हो तो एक सर्किल बनता है ऐसे कुछ, फ्रंट साइड से अगर आप देखेंगे ना तो एक सर्किल बनेगा ऐसे, क्योंकि किसी भी स्फीयर, देखो ये पार्ट ऑफ स्फीयर होता है, ये कहते हो कि एक स्फीयर का पार्ट है, छोटा सा पार्ट, तो किसी भी स्फीयर का अगर एक पार्ट कट करोगे आप तो उसका फ्रंट सरफेस एक सर्कुलर दिखेगा आपको हमेशा। किसी भी स्फीयर को अगर काटा जाए तो उसका फ्रंट हमेशा एक सर्कल दिखता है, और इस फ्रंट को आप कहते हो ये अपर्चर है, अपर्चर ऑफ मिरर। तो आपको ना ये डायमीटर कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ कर्व्ड सरफेस का मतलब देखो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से पढ़ते हो आप। मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये 2 डेफिनेशंस होती हैं। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं तो वो उस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है, लेकिन जो डायमीटर ऑफ कर्व सरफेस मतलब अपर्चर का रेडियस, यानी ये डिस्टेंस आपको 6 सेंटीमीटर कह रहे हैं। यानी इस न्यूमेरिकल में ये हाइट आपको दी जा रही है, इस न्यूमेरिकल में ये हाइट आपको 3 सेंटीमीटर की दी जा रही है, और इधर की हाइट 50 सेंटीमीटर है, और ये फोकस है, यानी कि पोल से ये डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ के बराबर है। यानी कि जो डिस्टेंस फोकस से वॉल तक का जो डिस्टेंस है, अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले पहले 200 सेंटीमीटर में, तो ये डिस्टेंस आपका 200 माइनस एफ होगा। अब इसके आगे बताने की मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं कि क्या करना चाहिए आपको यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है आप खुद ही आइडिया लगाओ। 2 डायग्राम बने हैं, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं मेरे ख्याल से, दोनों ट्रायंगल कुछ कुछ तो हैं, मतलब कुछ कुछ का मतलब कुछ तो लगेगा ना उसमें। ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, मैं वर्ड बोल दूंगा तो वो डायरेक्टली आंसर ही आ जाएगा, फिर आप सोचो क्या करना है इसके अंदर। लगा सकते हैं इसके आगे सिमिलरिटी वगैरह लग रही है, नहीं लग रही है इसमें? यस सर। तो निकाल लीजिएगा फोकल लेंथ इसकी। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आज का कलेक्शन बड़ा अच्छा है, बता रहा हूँ आपको, मिरर्स को पूरी तरीके से समझने का। फॉर्म्स इमेज ऑफ द सेम साइज, फॉर्म्स इमेजेस ऑफ सेम साइज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका, और ये कौन सा मिरर है? मतलब मिरर से 8 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट और मिरर से 16 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, दोनों कंडीशंस में इमेज बराबर साइज की आ रही है। मतलब जब U8 है तब भी इमेज का साइज उतना ही है, और जब U16 है तब भी सेम साइज ऑफ इमेज है। तो ये कैसे हो सकता है? सर इसमें 2 इक्वेशंस बना के सर एफ आ जाएगा, तो सर फिर से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए इमेजेस का साइज सेम है,
नेचर नहीं सेम होगा, हो ही नहीं सकता कभी। कोई भी मिरर बिल्कुल आइडेंटिकल इमेज दो अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे बना ही नहीं सकता। मतलब 8 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की इमेज का कुछ नेचर होगा, कुछ साइज होगा। नेचर का मतलब रियल या वर्चुअल से है, इरेक्ट और इन्वर्टेड से है। तो एग्जैक्टली वही इमेज 16 सेंटीमीटर पे तो बनेगी नहीं। यानी एक्चुअली में क्या होगा, इसमें एक कंडीशन में वर्चुअल इमेज बन रही होगी और एक कंडीशन में रियल इमेज बन रही होगी। और ये कौन से केस में हो सकता है, आप याद करो, ये चीज कब हो सकती है? सर कॉनकेव में एक बार, हाँ, एक देखिए कॉनकेव में दो, देखिए कॉनकेव मिरर में दो जगह पर मैग्नीफाइड इमेज बनती है। अगर आप याद करो, कॉनकेव मिरर में मैग्नीफाइड इमेजेस की दो कंडीशंस हैं। सर फोकस और पोल के बीच में, हाँ, पोल और फोकस के बीच में, सेंटर एंड पोल वहां पर फोकस के बीच में। हाँ मैग्नीफाइड होती है लेकिन वर्चुअल होती है। और एक दूसरा होता है जब आप सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखे तब भी मैग्नीफाइड होता है लेकिन तब रियल होता है। तो बेसिकली ये कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स में हो ही नहीं सकता कभी। अब आगे कैसे करना है वो देख लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है f डिवाइडेड बाई f माइनस यू। जो ये रिजल्ट है इसको फॉलो करेंगे। जब इमेज सेम साइज का है लेकिन एक बार वर्चुअल होगा और एक बार रियल होगा, तो यानी एक बार मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा और दूसरी बार मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। तो एक बार हम प्लस m लिखेंगे और f डिवाइडेड बाई f माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -8 करेंगे, और दूसरी बार उतना ही मैग्निफिकेशन माइनस में लिखेंगे और f डिवाइडेड बाय f माइनस -16 होगा। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा आपको। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व क्या करना है, बेसिकली ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्लस m माइनस m चले ही जाएंगे, या दोनों को इक्वेट कर दें तो भी आंसर आ जाएगा माइनस से धला करके, और एग्जैक्टली f की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें सॉल्व करके। क्लियर हुआ लॉजिक कि सेम साइज ऑफ इमेज बन रही है बट नेचर सेम कभी नहीं हो सकता। Yes, sir. ठीक है ना? तो नेचर के फर्क होगा, मतलब मैग्निफिकेशन के साइन का फर्क रहा होगा। हाँ जी सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर पर रखने पर साइज सेम आ रहा है? किसका? तो वही तो होता है ना ऑब्जेक्ट, मतलब ये तो कह रहा है आपसे कि मिरर से आप 8 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो जो साइज ऑफ इमेज है, और उसी मिरर में जब आप 16 सेंटीमीटर पे उसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, सेम ऑब्जेक्ट को 16 सेंटीमीटर पे, तब भी उतनी ही बड़ी इमेज बन रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक मिरर में तो सर मैग्निफिकेशन इक्वल कैसे हो सकता है? ये सर मैग्निफिकेशन हो ही नहीं पाएगा, तो वो तो नहीं हो जाएगा। सुनिए, ऐसे हो सकता है ना कि जो पहली बार 8 सेंटीमीटर रखा हो वो फोकस और पोल के बीच में रखा हो, तो उसकी इमेज मिरर के बिहाइंड मैग्नीफाइड बनी होगी। और ये हो सकता है कि दूसरी बार जब 16 सेंटीमीटर पे रखा हो उसको, तब वो फोकस और सेंटर के बीच में रहा हो और तब उसकी सेंटर के बियॉन्ड मैग्नीफाइड इमेज बन गई हो। तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि दोनों के मैग्नीफाइड ओके इमेज सर, सेम साइज के बन गए हों? हाँ सर समझे। पॉसिबल तो है ही है। तो जब आपका वर्चुअल इमेज बनेगा तो ये पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का केस हो जाएगा, और जब इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन का केस होगा, लेकिन साइज तो सेम आएगा ना उसका। ठीक है जी, बोलो। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ने आ रहा हूँ क्योंकि हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है, वो रह जाएगा फिर। तो ये भी पीडीएफ फाइल आपको भेजेंगे, इसी में ये क्वेश्चंस मेरे पेंडिंग है। पेंडिंग क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है। आई मीन एक तरीके से होम असाइनमेंट टाइप की चीज है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये कुछ क्वेश्चन है, 7, 8। मुझे ये ग्राफ डिस्कस करना है, ये कंप्लीट कर दूं फिर थ्योरी हो जाएगी। तो 8 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, मतलब आज की होम असाइनमेंट है ये। अब आप इसको करोगे। देखिए यू और वी में ग्राफ कैसा बनेगा कॉनकेव मिरर के लिए। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो पहली बात तो आपका ये है कि इधर की साइड पॉजिटिव डिस्टेंस और इधर की साइड नेगेटिव डिस्टेंस। सबसे पहले स्टार्ट करो, ऑब्जेक्ट पोल के काफी क्लोज आए, अभी डिस्कस किया था मैंने। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज मिरर के दूसरे साइड पर होगी,
तो इसमें u का साइन कैसा होगा और v का साइन कैसा होगा? साइन ऑफ u और साइन ऑफ सर v पॉजिटिव होगा और u नेगेटिव होगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा? u नेगेटिव और v पॉजिटिव कह रहे हो आप, और हमको सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। पहली बात, ओरिजिन का पॉइंट मतलब u इक्वल टू 0। फिर हम दूसरा पॉइंट दिखाएंगे यहाँ पर माइनस एफ का। माइनस एफ का मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट फोकस पर आ चुका है। और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे -2f से, क्योंकि रेडियस इक्वल टू -2f, r इक्वल टू f इक्वल टू r/2। और एक एक करके ग्राफ समझो। ग्राफ के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है आपको। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे किसी मैथ की जरूरत नहीं है कि मैथ की इक्वेशन चाहिए और उससे बनेगा। आपको बेसिक नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स होनी चाहिए, ग्राफ आसानी से बन जाते हैं। देखिए कैसे। ऑब्जेक्ट मिरर के काफी क्लोज है, यानी कि ऑलमोस्ट 0। अभी डिस्कस किया था कि जब u टेंडिंग टू 0 होता है तो v भी टेंडिंग टू 0 होता है, डिस्कशन हो चुका था। इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, याद करिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल से फोकस की तरफ जाएगा, इमेज कहां पर जाएगी? अभी डिस्कशन हुआ था कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा अपोजिट साइड पर चलते हैं। ऑब्जेक्ट जब पोल पर होता है तो इमेज भी पोल पर होती है। अब ऑब्जेक्ट पोल से फोकस की तरफ यानी लेफ्ट साइड जब जाएगा तो इमेज पोल से राइट साइड जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना उनको। तो जब ऑब्जेक्ट रीच करेगा एट फोकस तो इमेज राइट साइड इन्फिनिटी पर चली जाएगी, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी पर चली जाएगी। आया समझ या नहीं आ रहा आपको ये बात? Yes, sir. यस सर, यस सर। तो जैसे जैसे हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को -f की तरफ लेके जाएंगे, इमेज वाले को आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओ। सिंपल सा ग्राफ, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज से ही बन जाएगा, जितना आज डिस्कस किया अभी हम लोगों ने उसी से। फिर ऑब्जेक्ट जब f और c के बीच में होता है, ऑब्जेक्ट जब f और c के बीच में होता है तो आपको पता है कि जो इमेज है वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आ जाती है। तो अब हमारा u भी नेगेटिव हो जाएगा और v भी नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएं? अब ग्राफ किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। Third quadrant. हाँ, इसका मतलब फोकस पर वो ग्राफ डिसकंटिन्यू हो जाएगा। फोकस के पहले वो प्लस इन्फिनिटी होगा और फोकस के बाद इमीडिएटली उसको माइनस इन्फिनिटी दिखाओगे आप। फोकस पर ग्राफ की डिसकंटिन्यूटी, बिकॉज फोकस पर आंसर तो इनफाइनाइट आता है, बट फोकस के राइट साइड प्लस इनफाइनाइट होगा और फोकस की लेफ्ट साइड पर माइनस इनफाइनाइट होगा वो। और जब ऑब्जेक्ट फोकस से सेंटर की तरफ जाएगा तो इमेज इन्फिनिटी से सेंटर की तरफ आती है। याद करिए कंसेप्ट क्या होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखो तो आप कहते हो कि इमेज भी यही बनती है, ऑब्जेक्ट इमेज कंसाइड करते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो इमेज कहां होती है उसकी? इन्फिनिटी पर। तो जैसे जैसे हम -2f की तरफ जाएंगे, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा यानी कि u की वैल्यू -2f होगी, तो इमेज भी उसी सेंटर पे बन रहा है, यानी v की वैल्यू भी -2f है। u भी -2f, v भी -2f। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ग्राफ का थोड़ा। तो ये ग्राफ ऐसे दिखाएंगे। यहां पर जब -2f दिखाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग v को भी -2f दिखाएंगे। तो ये ग्राफ यहां से यहां तक जाएगा, ऐसे स्मूथ कर्व होगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, इसलिए प्रॉपर बन नहीं रहा। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा यानी कि u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी, जब u माइनस इन्फिनिटी को यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहां पर बनेगी? ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस की इमेज निकालें अगर तो फोकस पर। थोड़ा सा ग्राफ आई मीन सही से बनाना पड़ेगा इसका यार। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होगा तो आपको इमेज फोकस पर दिखानी पड़ेगी, यानी -f पर। तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो इसको लगभग कुछ ऐसा ड्राइंग बनेगा। इसको सही से बना लेना आप, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है ये। आया पॉइंट कि नहीं आया बताओ भाई आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक, सर वो -f पे तो इनफाइनाइट हो गया। माइनस
माइनस एफ पे इनफाइनाइट होगा ना। मतलब u इन्फिनिटी पर हमने v को माइनस एफ दिखाया है यार। नहीं सर वो तो कोइंसाइड कॉन्साइड नहीं है, मतलब अप्रोचिंग होगा, ये कॉन्साइड नहीं कर रहा है ये माइनस एफ, क्योंकि इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं ना, एसिम्पटोट्स बनेंगे ये तो टेंडिंग टू ग्राफ होगा। नेक्स्ट एक ग्राफ और दिखाते हैं आपको। कॉन्वेक्स में कैसा ग्राफ होगा, यही ग्राफ अगर आप कॉन्वेक्स में लो तो कॉन्वेक्स में अगर आप ऑब्जेक्ट को मिरर की लेफ्ट साइड कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट, तो यू नेगेटिव हो गया। लेकिन हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही रहती है। ऑब्जेक्ट कहीं भी ले जाओ उसकी इमेज पोल और फोकस के बीच में ही आएगी, यानी वी हमेशा पॉजिटिव आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट चूज करेंगे? सेकंड। देख लो, हाँ साइन कन्वेंशन देख लो आप बस। ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। भाई यहाँ पर u पॉजिटिव है, इधर u नेगेटिव है, यहाँ पर v पॉजिटिव है और इसके नीचे v नेगेटिव, तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम चला रहे हो आप, तो u नेगेटिव और v पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट आएगा इसका। यस सर। यस सर। जब अच्छा जब ऑब्जेक्ट मतलब जब u जीरो होता है तो v भी जीरो होता है, यानी ओरिजिन पर ग्राफ होगा। और जब u इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा तो v फोकस को टेंड कर जाएगा। तो इसमें बड़ा सिंपल सा ग्राफ आता है, इसका ग्राफ टफ नहीं है, इसका ग्राफ बड़े सिंपल सा है। आप यहाँ पर एक वैल्यू f दिखा दो और ग्राफ सिर्फ 0 से f की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाइए ऐसे, बस। क्योंकि इसमें मल्टीपल केसेस नहीं है ना, कॉनकेव में मल्टीपल केसेस हैं, कॉन्वेक्स में तो एक ही केस बनता है, तो इसका सिंगल सा ग्राफ आता है। समझ गए इस ग्राफ को? यस सर। यस सर। दो छोटे ग्राफ और हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन और यू के बीच में ग्राफ कैसा होगा, मैग्निफिकेशन वर्सेस यू ग्राफ। तो मैग्निफिकेशन और यू के बीच में ग्राफ कैसा होगा उसको समझो। ऑब्जेक्ट पोल के काफी क्लोज रखो आप, पोल के काफी क्लोज, मतलब यू टेंडिंग टू 0। हमने अभी कहा था कि ये प्लेन मिरर होता है, फिर यू टेंडिंग टू 0 में इसको हम प्लेन मिरर मानेंगे। तो प्लेन मिरर में कितनी मैग्निफिकेशन आती है? प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन 1 +1 प्लस सर 1 होती है। तो u0 पर आप, सॉरी ये एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर, इसको सही करना पड़ेगा यार। ये जो है ना, ये यहाँ मैग्निफिकेशन होना चाहिए। तो u0 पर हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू को +1 दिखाएंगे। u0 मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1, पहला पॉइंट, क्योंकि ये प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक है। फिर जब u की वैल्यू फोकस की तरफ जाएगी, यानी -f की तरफ, -f इसलिए होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड होना है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस के स्लाइटली राइट साइड रखो, फोकस के स्लाइटली राइट साइड, स्लाइटली राइट साइड, कहां पर बनेगी इसकी इमेज? कहां अदर बनेगी? साइड। के दूसरे से मिरर के दूसरे साइड, लेकिन वर्चुअल इमेज, वर्चुअल, यस सर। यानी कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा लेकिन इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी इमेज बनेगी, वो फोकस के ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत बड़ी होती है। तो ये +1 से चला जाएगा टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, +1 से टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट फोकस ह्यूज लार्ज इमेज बनती है, इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन की इमेज बनती है पॉजिटिव। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को फोकस के स्लाइटली लेफ्ट कर दो, फोकस के स्लाइटली लेफ्ट, इसी को मैथ में आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के नाम से पढ़ते हो। ऑब्जेक्ट फोकस के स्लाइटली लेफ्ट, अब कहाँ जाएगा इमेज? सेम साइड हो जाएगा। मतलब कि इन्वर्टेड इमेज वाला केस हो गया ना। फोकस Yes, फोकस के स्लाइटली लेफ्ट आने का मतलब सेंटर और फोकस के बीच में हो गया। तो इसकी तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, तो मैग्निफिकेशन इमीडिएटली प्लस इन्फिनिटी से चेंज होकर के माइनस इन्फिनिटी। और फाइनली जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी क्या साइज बनेगा उसका इमेज का, फॉर्मूले के हिसाब से? ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है 0 0, तो सिंपली इसको माइनस इन्फिनिटी से ले जाओ और टुवर्ड्स 0 ले जाइए, बस यही इसका ग्राफ बनता है। यहाँ पर u माइनस में चल रहा है, इधर u प्लस में, इधर मैग्निफिकेशन प्लस में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन की एक्सिस में मैग्निफिकेशन माइनस में। और लास्ट कॉन्वेक्स मिरर में, यहाँ भी वही मिस्टेक हुई है, कॉपी करने में मिस्टेक हो गया है, इसको m लिख देते हैं। इसमें
सेम कंसेप्ट, u टेंडिंग टू 0, इट इज अ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन +1, तो +1 से स्टार्ट करो। और इसमें मल्टीपल केसेस नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रख दो तो उसकी पॉइंट साइज इमेज फोकस पर बन जाएगी, यानी u टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैग्निफिकेशन टेंड्स टू 0। तो उसमें सीधा सा ग्राफ है, लेकिन u को नेगेटिव ही दिखाना पड़ेगा आपको, मतलब u रहेगा तो नेगेटिव साइड पे ही, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइड पर, तो कुल मिला करके +1 से 0 की तरफ जाना है आपको, +1 से 0 की तरफ। इसमें कॉन्वेक्स के ग्राफ सिंपल हैं, बिकॉज इसमें केसेस ज्यादा नहीं होते हैं, इसमें सिंगल सिंगल ग्राफ आते हैं। कॉनकेव वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कॉनकेव में मिरर का जो प्रॉपर्टी है, पोल और फोकस के बीच में उस मिरर का अलग बिहेवियर है, और फोकस के बाद उस मिरर का बिहेवियर बदल जाता है, तो चेंज ऑफ बिहेवियर की वजह से चेंज ऑफ ग्राफ भी होता है हमारा कॉनकेव का। कॉन्वेक्स में मिरर का बिहेवियर सब जगह एक जैसा है, इसलिए एक ही ग्राफ आता है। कॉनकेव में वापस आओगे तो हमेशा दो तरीके के ग्राफ आपको दिखाने पड़ेंगे, एक उसके लिए जब पोल और फोकस के बीच में है, और एक फोकस से इनफाइनाइट के बीच में है तब दिखाएंगे। ठीक हुआ बच्चे, बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये ग्राफ चारों आपको बनाने हैं, यही लॉजिक लगा करके हम लेंस में भी ग्राफ बनाएंगे। मतलब मैं आपको बार बार ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ऑप्टिक्स में जब हम लेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर, हम काफी कुछ मिरर के रेफरेंस से करेंगे। एक तरीके से हम अपना टाइम सेव करने के लिए सब काम कर रहे हैं कि मिरर में जो हम ये टाइम लगा रहे हैं और मिरर में ये जो लॉजिक्स आपको बता रहे हैं, एग्जैक्टली यही लॉजिक लेंस में यूज करके खाली फॉर्मूले का फर्क हो जाता है, और आप खुद चाहो, अगर चाहोगे तो ग्राफ अपने आप बना सकते हो लेंसेज के केसेस में, बेसिक फंडामेंटल को समझ करके। और यही तरीका भी होता है, आई मीन पढ़ने का तरीका भी यही होगा, आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा इसे। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको बता दें, क्योंकि हालांकि ये मैंने पिछली क्लास में कहा था इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है इसलिए बता दे रहा हूँ आपको। कॉनकेव मिरर है यहाँ पर, इसमें कह रहे हैं कि जो बंडल ऑफ रेज है, अ कन्वर्जिंग बंडल ऑफ रेज so that the point of intersection of rays is behind the mirror at 20 सेंटीमीटर। ये पिछली क्लास में हालांकि डिस्कस किया था मैंने कि इसके ऊपर आप कन्वर्जिंग बंडल ऑफ रेज ला रहे हो, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो मिरर के पीछे जा रहा है, 20 सेंटीमीटर पीछे, ये पॉइंट है ना। और रेज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर कन्वर्ज एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मतलब ये रेज जब यहां से रिफ्लेक्ट हुई, इधर से रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्ट करके जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो रहे हैं, ये डिस्टेंस आपसे कहा जा रहा है f/2। यहाँ डेफिनेशन का गेम है यार, डेफिनेशन का गेम ये है कि जो इंसिडेंट रेज हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए जी डेफिनेशन का गेम है कि दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्या मानेंगे इसको सर? ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जहां भी होगा, चाहे वो मिरर के किसी भी साइड पर हो, इसको आप ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लीजिएगा। इसको ऑब्जेक्ट ट्रीट करने का मतलब इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम रखेंगे 20, लेकिन प्लस में, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है। और इमेज रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनती है, तो v जो है इसके अंदर वो -f/2 है। मिरर की इक्वेशन लगाएंगे, 1/v की जगह -f/2 प्लस 1/u की जगह +20 और 1/ फोकल लेंथ की जगह फिर से -f, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। तो इससे करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो -f करके, और हो जाएगा ये क्वेश्चन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। मैंने कहा था जितनी वैरायटी ऑफ कंसेप्ट्स हैं वो पूरी तरीके से मैंने कवर करने की कोशिश की है इस लेक्चर में, कि हर तरीके के कंसेप्ट्स आपके एग्जांपल्स में आ जाए। और इस नोट्स को संभाल के रखिएगा, बिकॉज जब कभी भी ऑप्टिक्स को रिवाइज करोगे आप, तो इसमें वो सारे कंसेप्ट्स हैं जो मिरर से रिलेटेड यूज होते हैं, सारे कंसेप्ट्स हैं। तो इससे बेटर आपको रिवीजन असाइनमेंट नहीं मिलेगी, बिकॉज आप अलग अलग करोगे तो हर कंसेप्ट नहीं मिलेगा उसके अंदर में। जो जो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो सब कुछ डिस्कस किया गया है। और ये क्वेश्चन में मिरर की स्प्लिटिंग का कंसेप्ट है, अपने आप ट्राई करिएगा। इसमें मिरर को स्प्लिट करने का कंसेप्ट है, स्प्लिटिंग ऑफ मिरर। बता दें बच्चे रुको। और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का कंसेप्ट है यहाँ पर।
मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का कंसेप्ट है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट में आपको मैं हिंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसमें हिंट दे देता हूँ। वो हिंट ये है कि इमेज formed at the first reflection is object for the second. हाँ, is considered as object, consider करना है नहीं वो, considered as object for the next reflection। ये हिंट है इसकी। तो इस हिंट के ऊपर मतलब मैं तुम्हें अपने न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट बता रहा हूँ कि मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ उनमें कंसेप्ट क्या क्या लग रहे हैं, तो इस कंसेप्ट के ऊपर इसको करोगे, ठीक है। यहाँ पर आके बाकी आपको खुद करना है। मिरर के स्प्लिट में, स्प्लिटिंग ऑफ मिरर में आपको मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ क्या है इसमें भी। मिरर को स्प्लिट करने पर फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं आता, नो चेंज इन द फोकल लेंथ। एंड रीजन क्या होगा आप खुद सोच सकते हो कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर सिर्फ 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है और पैरा एक्सेल रे में तो वो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, विच इज r/2। तो अगर हमारे पास कोई एक मिरर है और उसको हम मान लो बीच वाली लाइन से काट दे, तोड़ दे, और तोड़ करके 2 छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दे अगर, तो भी ये छोटे छोटे पीसेस उसी स्फीयर के पार्ट हैं जिस स्फीयर से ये बड़ा वाला पोर्शन निकाला था। ये वैसी बात हो गई, आप वाटरमेलन बड़ा सा ले आओ, पहले उसको हाफ पीस में डिवाइड करो और फिर एक हाफ पीस को फिर 2 हाफ पीस में डिवाइड कर दो और फिर 2 हाफ पीस को फिर 2 हाफ पीस में डिवाइड कर दे जब, तो अल्टीमेटली ओरिजिनली वो सारे पीसेस तो सेम वाटरमेलन से निकल के आए हैं। तो आप आगे चल के उसको कितने पीसेस में डिवाइड कर रहे हो उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर में फर्क नहीं पड़ता, अपर्चर छोटा होता जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ओरिजिनल मिरर की अगर आर है तो पीसेस में डिवाइड करने के बाद भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर रहेगी, इसलिए नो चेंज इन द फोकल लेंथ। ये इस कंसेप्ट के ऊपर है और बाकी थोड़े बहुत आप अपने लेवल से सोचेंगे क्या है। यहाँ पर अगेन वेलोसिटी का कंसेप्ट है, इस न्यूमेरिकल में वेलोसिटी वाला कंसेप्ट यूज करना है तुमको, मोटर कार का एग्जांपल है। और ये तो नॉर्मल मैग्निफिकेशन के ऊपर है तो इसको ट्राई कर सकते हैं। मतलब कुल मिला करके ऑल कंसेप्ट्स कवर्ड इन दिस एग्जांपल, इन दिस असाइनमेंट, ट्राई करिएगा और ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो करेंगे रिफ्रैक्शन की इमेजेस बाय रिफ्रैक्शन, रियल और अपरेंट पोजीशंस, ग्लास स्लैब और बाकी सब चीजें, ठीक है। बाकी अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।